नमस्कार। अगस्ती संहिता वाचन में आप सभी का स्वागत है। श्री चरक संहिता चिकित्सा स्थान सप्तमोध्यायः कुष्ठ चिकित्सितम व्याख्यास्यामः। तो कुष्ठ चिकित्सा के बारे में हम पढ़ रहे थे। पहले लेक्चर में हमने निदान के बारे में कुछ देखा था कुष्ठ के, जिसमें हमने देखा था पहले कुष्ठ की निरुक्ति देखी थी। उसमें कालेन उपेक्षित का अर्थ देखा था कि उपेक्षा का मतलब क्या है, इल ट्रीटेड कैसे हो जाता है। इस तरीके से काल की उपेक्षा अगर होती है तो कुष्ठ कैसे हो जाता है, यानी कि कुष्ठ के जो दोष है ये चिरकारी है, स्थिर है, इस तरीके की संप्राप्ति हमने देखी थी। उसके बाद हमने सप्त द्रव्य देखे थे कुष्ठ के, जिसमें 3 दोष और त्वक, मांस, शोणित और लसिका ऐसे 4 दुष्य, इस तरीके से सप्तद्रव्याणी ऐसा एक संग्रह हमने देखा था। फिर प्रकोपण विकृत और दोषोपघात विकृत ऐसे 2 शब्दों का अर्थ भी हमने देखा था कि कुष्ठ के हेतुओं की वजह से ही दुष्ट हुए दोष, जिसे हमने देखा था कि जिसका अर्थ है प्रकोपण विकृता, और दोषोपघात विकृता इसका मतलब भी हमने देखा था कि दुष्ट दोषों की वजह से जो विकृत दुष्य हुए हैं उसके लिए ये शब्द प्रयोग हुआ था, दोषोपघात विकृता। फिर हमने कुछ हेतु देखे थे जो कि जहाँ पर लिखा था कि युगपत त्रिदोषजम प्रकोपम आपद्यते, तो एक साथ तीनों दोषों का प्रकोप करने वाले, जैसे हमेशा हम देखते हैं कुछ आहारज हेतु होते हैं, कुछ विहारज हेतु होते हैं, तत्त दोषों के लिए अलग अलग हेतुएं हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ संग्रह ऐसा है कि जिनकी वजह से प्रत्यक्ष दोषों की, तीनों दोषों की एक साथ विकृति हो जाती है। तो इसे हमने व्याधि हेतु के स्वरूप में भी देखा था। उसके बाद विसर्प और कुष्ठ, ये दोनों में सप्तद्रव्य सेम होने के बावजूद संप्राप्ति एक आशुकारी एक चिरकारी इस तरीके से कैसे हो जाती है, इसका विवरण भी हमने किया था। फिर एक पॉइंट हमने महत्वपूर्ण देखा था कि समान प्रकृति होने के बावजूद, यानी हर एक कुष्ठ में तीनों दोष और 4 दुष्य, ये सप्तद्रव्याणी समान होने के बावजूद भी अलग अलग प्रेजेंटेशंस या एग्जीक्यूशंस कैसे हो जाते हैं, हमें अलग अलग प्रकार के कुष्ठ कैसे मिल जाते हैं, तो दोषों का व्यपदेश कैसे हो जाता है, उसके लिए हमने 1-2-3 कारण देखे थे, जिसमें से पहला महत्वपूर्ण कारण था जो कि अंशांश विकल्प था। तो दोषों का कॉम्बिनेशन, परमिटेशन, तरतम भाव, ये एक उसमें कारण है। और दूसरा गुणात्मक जो अंशांश विकल्प हो जाता है, जिसकी वजह से हमें अलग अलग मैनिफेस्टेशंस दिखाई देते हैं। दूसरा हमने महत्वपूर्ण कारण देखा था कि दोषों का अनुबंध कौन सा है, अकॉर्डिंगली व्यपदेश से हम उस दोष के अनुसार उस कुष्ठ का नाम रख लेते हैं। और तीसरा हमने कारण देखा था, वो था स्थान विभागे न, तो हर एक स्थान में अलग अलग प्रकार के कुष्ठ हो जाते हैं, या जिस स्थान में जिस दोष का आधिक्य होता है अकॉर्डिंगली उस दोष का व्यपदेश से फिर से अलग से कुछ लक्षण हमें दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से हमने ये कारण देखे थे कि समान प्रकृति होने के बाद भी हमें अलग अलग एग्जीक्यूशंस कैसे मिलते हैं। फिर एक सिद्धांत के स्वरूप में एक सूत्र देखा था, दोषा ही विकल्पनई विकल्पमाना विकल्पयन्ति विकारान अन्यत्र असाध्य भावात। तो इसका अर्थ भी हमने देखा था कि हेतुओं के अलग अलग विकल्पों की वजह से दोषों के अलग अलग विकल्प हो जाते हैं, और दोषों के अलग अलग विकल्प हो जाने की वजह से विकल्पयन्ति विकारान, इसका मतलब विकारों के भी विकल्प अनेक हो जाते हैं। तो ये जो सिद्धांत था, सिद्धांत सूत्र था, इसका भी विवरण हमने डिटेल में किया था। फिर सुश्रुत का एक रेफरेंस हमने देखा था, जिसमें अपथ्य के बारे में एक, यानी चिकित्सा के शुरुआत में ही क्या क्या नहीं लेना है, कौन सी चीज़ें अपथ्य कारक है, इसका वर्णन जो सुश्रुत में आया था वो भी हमने देखा था कि मांस, वसा, दधी, दुग्ध ऐसे बहुत सारे कुछ पदार्थों के नाम थे, या कुछ हेतु ऐसे थे जैसे कि विरुद्ध, अध्यशन, अजीर्ण, विदाही, अभिसंधि भोज्य या दिवास्वाप, व्यवाय, इस तरीके से कुछ हेतु हमने देखे थे।
जो हेतु नहीं सॉरी अपथ्य देखे थे हमने, जिसका वर्णन सुश्रुत चिकित्सा अध्याय 9 में आया था। फिर उसके बाद अभी चरक चिकित्सा अध्याय 7 और श्लोक नंबर 4 से 8 तक, जो कि हेतुओं के बारे में वर्णन था। तो हम 8 तक के श्लोक जो थे हमने वो पढ़े थे। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं श्लोक नंबर 9 से। सप्तमोऽध्यायः कुष्ठचिकित्सितं। श्लोक नंबर 9। वातादयस्त्रयो दुष्टाः स्वग्रक्तं मांसमम्बु च दूषयन्ति च कुष्ठानां सप्तको द्रव्यसंग्रहाः। अतः कुष्ठानि जायन्ते सप्त चैकादशैव च न चैकदोषजं किंचित कुष्ठम समुपलभ्यते। तो जैसे हमने ऑलरेडी ये निदान में पूरा देखा है कि 7 द्रव्य संग्रह कैसे है। तो वातादयस्त्रयो तीनों दोष, दुष्टा, त्वग, रक्त, मांस और अंबु। तो लसिका के लिए कुछ जगह पर अंबु शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन अंबु से हमें लसिका ही लेनी है। तो इस तरीके से कुष्ठानाम सप्तको द्रव्य संग्रह, ये 7 प्रकार के द्रव्य संग्रह है कुष्ठ में, जो हमने प्रमेह में भी देखा था। धातुओं का शैथिल्य, क्लेद प्राधान्य, संतर्पणोत्थ व्याधि, ये कुछ साधर्म्य प्रमेह के साथ साथ कुष्ठ में भी है, इसीलिए प्रमेह के बाद कुष्ठ का वर्णन आया है। तो इस तरीके से ये 7 द्रव्य संग्रह हमने देखे थे। फिर अतः कुष्ठानि जायन्ते सप्त चैकादशैव च, तो ये भी हमने देखा था कि 7 महाकुष्ठ निदान में आए हैं और बाकी के 11 जो क्षुद्र कुष्ठ है वो चिकित्सा स्थान में आए हैं। लेकिन फिर भी अपरिसंख्येय कुष्ठ हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं इसका भी वर्णन हमने निदान स्थान में देखा था। तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार के जो व्यपदेश से कुष्ठ है, तो एकदेश दोषज ऐसा कोई भी कुष्ठ नहीं है, भले ही उसमें जैसे कि कापाल वात बहुल ऐसे कहा है, लेकिन वो बहुलता बताई है, प्राधान्य बताया है। इसका मतलब बाकी के 2 दोष वहाँ पर विकृत नहीं है, ऐसे उसका मतलब नहीं है। तो इस तरीके से हमने ये श्लोक का अर्थ जो है ये डिटेल में पहले ही श्लोक अध्याय निदान स्थान में ही देखा है, और जिसका वर्णन हमने पिछले लेक्चर में किया है। श्लोक नंबर 11 और 12। स्पर्शाज्ञत्वम् अतिस्वेदो न वा वैवर्ण्यमुन्नति कोठानां लोमहर्षश्च कंडुस्तोदश्रमक्लमः व्रणानाम् अधिकं शूलं शीघ्रोत्पत्तिश्चिरस्थितिः दाहसुप्तांगता चेति कुष्ठलक्षणमग्रजम। तो कुष्ठलक्षणमग्रजम यानी कि पूर्व रूप अवस्था में कौन कौन से लक्षण कुष्ठ के दिखाई देते हैं। तो स्पर्शाज्ञत्वम अतिस्वेदो न वा, यानी कि स्पर्शाज्ञत्व हो जाता है, समझ में नहीं आता स्पर्श, अस्वेदो या अतिस्वेदो, इसीलिए अतिस्वेदो न वा, इसका मतलब आइदर अतिस्वेद या बिल्कुल ही स्वेद प्रवर्तन नहीं होना। वैवर्ण्य उन्नति, कभी कभी जैसे कि पीड़का के स्वरूप में या उन्नत स्वरूप में, इस तरीके से पूर्व रूप में कुछ त्वचा के ऊपर उत्पन्न हो जाता है। कोठानाम लोमहर्षश्च कंडु तोद श्रम क्लमः, तो सारे शब्द जो है बहुत ही क्लियर है, पूर्व रूप के स्वरूप में आए हुए हैं। व्रणानाम अधिकम शूलम शीघ्रोत्पत्ति चिरस्थिति, तो ये शीघ्र उत्पत्ति और चिरस्थिति ये व्रण की जो अवस्था है, जैसे मैंने कहा कि प्रमेह के बाद कुष्ठ का वर्णन आया है, तो प्रमेह में भी ये अवस्था हमें दिखाई देती है कि चिरस्थिति व्रण जो है उसका रोपण जल्दी से नहीं होता, चिरस्थिति हो जाती है। धातुओं का शैथिल्य और क्लेद प्राधान्य ये उसका प्रमुख कारण है। दाह सुप्तांगता चेति कुष्ठ लक्षणम अग्रजम, तो इस तरीके से कुष्ठ के पूर्व रूप में इतने सारे लक्षण हम देख सकते हैं। अथ अभी सप्त महाकुष्ठानी बता रहे हैं। तो सप्त महाकुष्ठ कौन कौन से हैं? अत ऊर्ध्वम अष्टादशानां कुष्ठानां कपाल, उदुम्बर, मंडल, ऋष्यजिह्व, पुंडरीक, सिद्म, काकणक, एककुष्ठ,
चर्माख्य, किटिम, विपादिका, अलसक, दद्रु, चर्मदल, पामा, विस्फोटक, शतारु, विचर्चिकानां लक्षणानि उपदेक्षामः। तो अभी इस अध्याय में पूरे 18 के 18 जो कुष्ठ बताए गए हैं चरक में, इसका वर्णन अभी कर रहे हैं। उसमें से पहले सप्तमहाकुष्ठानि, इसका वर्णन अभी आगे आ रहा है। तो मैं आपको मेरी स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि एल महादेवन सर का जो बुक है जिसका नाम है आयुर्वेद डर्मेटोलॉजी एंड वेनरोलॉजी, जिसमें बहुत सारे ये कुष्ठों के फोटोग्राफ्स भी हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारी जगह पर कुछ ना कुछ इसका कंपैरिजन भी किया हुआ है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, और ये मेरा नहीं है, मैं फिर से बोल रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि सबके पास शायद ये पुस्तक नहीं होगा, तो एक हमें बहुत इजी हो जाएगा समझने में। इसीलिए ये बुक जो है एल महादेवन सर का, तो उनके फोटोग्राफ्स और उनका ही दिया हुआ कंपैरिजन आपके सामने मैं अभी रख रही हूँ, लेकिन ये सारा क्रेडिट जो है वो एल माधवन सर का है। तो मैं अभी 1-2 मिनट में आपके सामने ये स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। स्क्रीन शेयर करती है। कुष्ठ चिकित्सा, जैसे मैंने अभी कहा कि डॉक्टर एल महादेवन सर का आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजी एंड वेनरोलॉजी के ऊपर एक बहुत ही अच्छा पुस्तक है, आप ज़रूर एक बार वो देखिए। तो उसमें से कुछ फोटोग्राफ्स अभी यहाँ पर दिखाई दे रहे। तो पहला जो कुष्ठ है, कृष्णारूण कपालाभम यदृक्षम परुषम तनु कापालम तोदबहुलम तत्कुष्ठम विषमम स्मृतम। तो यहाँ पर वात प्राधान्य है, सबको पता है, और कापाल का जो मतलब है, खरपर का जो कापाल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, तो उस तरीके का प्रेजेंटेशन जब कुष्ठ में आ जाता है तब उसे कापाल कुष्ठ कहते हैं, जिसमें कृष्ण और अरुण वर्ण का वो रंग होता है, उसका रुक्षता बहुत है, परुषता है, तनु है, और तोद बहुल है, क्योंकि ये वात प्राधान्य बहुत है। मैंने ये श्लोक लिखा भी है, क्योंकि आगे जाकर यही श्लोक आने वाला है, हम पढ़ने वाले हैं कि जिस दोष का आधिक्य होगा तो उस दोष के कुछ न कुछ लक्षण तो ज़रूर दिखाई देंगे, इसीलिए तो उसे वात प्राधान्य या जिस दोष का प्राधान्य है उससे नामकरण किया हुआ है। तो जैसे कि ये वात प्राधान्य है, तो जैसे अभी यहाँ पर ये कापाल कुष्ठ का वर्णन है, और कापाल कुष्ठ, और नॉट नेसेसरी कि यहाँ पर जो लिखा है वही हमेशा होना चाहिए या यही ये मॉडर्न का एक उसका आंसर होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। नामकरण यही होना चाहिए ऐसा भी नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ न कुछ कंपैरिजन करके हमें दिया है कि कुछ हमें ये सुकरता उसमें आ जाती है कि हम कौन से कुष्ठ के साथ ये कापाल कुष्ठ का या जो भी इतने सारे कुष्ठ है जिसका कंपैरिजन हम कर सकते हैं। तो ट्यूबरक्युलोइड एक्जिमा या न्यूमुलर एक्जिमा, इस तरीके से यहाँ पर कंपैरिजन हमें दिखाई दे रही है। और रौक्ष, शोष, तोद, शूल, संकोच, आयाम, ये जो सारे वात प्राधान्य के या वात प्राधान्य होने के बाद जो लक्षण दिखाई देंगे, उसमें से बहुत सारे लक्षण यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो कापाल कुष्ठ है, तो खरपर का जो कापाल होता है यहाँ पर वो दिखाया भी गया है। तो उसके बाद उसका कंपैरिजन ये कुष्ठ के साथ किया हुआ है। तो इस तरीके से ये पहला कुष्ठ जो था, जो वात प्रधान था और जो जिसका नामकरण किया हुआ है कापाल। और विषमम स्मृतम, इसका मतलब कि वो दुष्चिकित्स्य है। थोड़ा सा टीका देखिए आप, विषमम दुष्चिकित्स्यम, तो थोड़ा सा चिकित्सा में कष्ट साध्यता है इसमें, अर्थात वात प्राधान्य है, इसकी वजह से भी ये कष्ट साध्य है। तो इस तरीके से तोद बहुल और रुक्ष बाहुल्य, रुक्षता बाहुल्य जिसमें है, इसीलिए परुषम ऐसा शब्द आया है। तो इस तरीके से ये हम देख सकते हैं। फिर दूसरा कुष्ठ है, इसके बाद जो पित्त प्राधान्य होने वाला और औदुंबर कुष्ठ है, दाह, कंडु, रुजा, रागपरितम, लोमपिंजरम, उदुंबर फलाभासम, कुष्ठम औदुंबरम विदुः। तो ये पित्त प्राधान्य से होने वाला ये कुष्ठ है।
जहाँ पर कंपेयर किया हुआ है उदुम्बर फल के साथ कुष्ठ का कंपैरिजन किया है, आप देख सकते हो। और आरक्तवर्णी या उदुम्बर फल, पक्व उदुम्बर फल के बाद वो कैसा वर्ण उसमें आ सकता है, इस तरीके से कुछ यहाँ पर कंपैरिजन दिखाई दे रहा है, जो कि एलर्जिक वेस्कुलाइटिस के साथ कंपेयर किया हुआ है। और दाह, कंडू, रुजा, राग, परितम, लोम पिंजरम, यानी कि जो लोम भी है वो भी वहाँ पर थोड़े से आरक्त वर्ण के या पिंगल कलर के हो सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर यह औदुम्बर कुष्ठ है, जो कि इस मुख्यतः पित्त की विकृति से या पित्त की विकृति से दिखाई देने वाला इस तरीके से ये कुष्ठ है। और जिसमें आगे का जो श्लोक है, दाह, राग, परिस्त्रवः, पाकः, विस्रो, गंधा, क्लेदस तथा अंगपतनंच पित्तकृतम। तो पित्त का अगर डोमिनेंस है तो इस तरीके के लक्षण हमें कौन से भी कुष्ठ में दिखाई देते हैं। इनमें से बहुत सारे लक्षण यहाँ पर औदुम्बर कुष्ठ में हमें दिखाई दे रहे हैं, और एलर्जिक वेस्कुलाइटिस से सर ने इनका कंपैरिजन किया हुआ है। तीसरा कुष्ठ है जो कि कफ प्राधान्य से होने वाला कुष्ठ है, मंडल कुष्ठ, जिसका वर्णन यहाँ पर है। तो श्वेतम रक्तम स्थिरम स्त्यानम स्निग्धम उत्सन्न मंडलम कृच्छ्रम अन्योन्य संसक्तम कुष्ठम मंडलम उच्यते। तो यहाँ पर ये मंडल कुष्ठ है जो कि श्वेत और रक्त वर्ण का ऐसे हो सकता है। स्थिर है, स्थिर है इसका मतलब इसका जो प्रसार है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता होगा। जैसे पित्त प्राधान्य है तो उसका भी प्रसार बहुत वेग से होगा, वात का भी विषम स्वरूप से होगा, कभी फास्ट होगा प्रसार, कभी बहुत स्लो होगा। निदान स्थान में और भी डिटेल में हर एक कुष्ठ का वर्णन है, वो भी आप पढ़ सकते हो इसके साथ। यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा वर्णन आया है, लेकिन निदान स्थान में और भी डिटेल में वर्णन इसका है। तो इस तरीके से ये स्निग्ध और उत्सन्न मंडल है स्पेशली। तो जैसे हमने देखा कि वात का जो कापाल था ये तनु था लेकिन वृक्ष परुष था, यहाँ पर ये स्निग्ध है और उत्सन्न मंडल है, स्त्यानता है, आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे इसका प्रसर हो रहा है। और कृच्छ्रम अन्योन्य संसक्तम कुष्ठम मंडलम उच्यते। और यहाँ पर अगर आप देखते हो ये मंडल का, तो एक के साथ दूसरा अन्योन्य संसक्त हुआ है, यानी मंडल तो दिखाई दे रहा है लेकिन एक के साथ दूसरा जो है वो मिक्स हो चुका है। इसे हम कहते हैं कि अन्योन्य संसक्तम। इस प्रकार से इसे मंडल कुष्ठ कहा जाता है, जो कि कफ प्राधान्य से हो रहा है। और नीचे जो मैंने श्लोक लिखा है जहाँ पर बहुत सारे कफ के यहाँ पर जो लक्षण आए हैं उसमें से लक्षण बहुत सारे ये मंडल कुष्ठ में भी दिखाई देते हैं। तो श्वैत्यम, शैत्यम, कंडुः, स्थैर्यम, सोत्सेध, गौरव स्नेहः, कुष्ठेषु तु कफलिंगम, जंतुभिः अभिभक्षणम क्लेदः। तो क्लेद प्राधान्य होने वाला इस तरीके से ये कुष्ठ है, जो कि कफ प्राधान्य वाला कुष्ठ है, जिसका नाम है मंडल कुष्ठ। और इसका कंपैरिजन या कुछ साधर्म्य जो है वो टीनिया वेरिएंट या क्रॉनिक स्टेज विथ सेकेंडरी इन्फेक्शन, इस तरीके से किया हुआ हमें मिल रहा है। तो ये मंडल कुष्ठ है, आप देख सकते हो। और एक के साथ दूसरा संसक्त हुआ मंडल, इस तरीके से कहीं ना कहीं ये पिक्चर हमें क्लियर कट दिखाई दे रहा है। फिर नेक्स्ट है ऋष्यजीव। तो ऋष्यजीव जो है कर्कशम रक्त पर्यंतम अंतःशावम सवेदनम यद ऋष्यजिह्वा संस्थानम ऋष्यजीवम तदुच्यते। तो मृग की जो जिह्वा है उस तरीके से ये अपीयरेंस है। त्रिदोषज इस तरीके से, यानी तीनों दोषों की दृष्टि यहाँ पर दिखाई देती है। और कर्कशम रक्त पर्यंतम, रक्त इसकी जो बॉर्डर है वो भी आप देख सकते हो कि बहुत ही रक्त है, शाव है, बहुत ही तीव्र वेदना इसमें हो सकती है क्योंकि त्रिदोषज है। और यद ऋष्यजिह्वा संस्थानम उस तरीके से दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसका नामकरण ऋष्यजिह्व रखा गया है। तो इसका कंपैरिजन या कुछ साधर्म्य होने वाले लक्षण जो है वो हमें स्किन कैंसर में या मेलानोमा में दिखाई देता है। तो इस तरीके से ये कुष्ठ है, त्रिदोषज है, जिसका नामकरण है ऋष्यजिह्व।
फिर है और सॉरी, मैंने यहाँ पर गलती से त्रिदोषज लिखा है, मुझे वही लगा कि ये कॉपी पेस्ट करते हुए गलती से यहाँ पर त्रिदोषज रहा है। तो एक्चुअली ये रुष्यजीव वात पित्तज इस तरीके से द्विदोषज प्राधान्य से होने वाला ये रुष्यजीव है। मैंने गलती से वहाँ पर त्रिदोषज लिखा है, तो प्लीज़ वो थोड़ी गलती सुधार लेना। तो ये रुष्यजीव था। नेक्स्ट जो है हमारा वो है पुंडरीक। तो पुंडरीक श्लेष्म पित्त से होने वाला है, कफ और पित्त का कॉम्बिनेशन इसमें है। और सश्वेतम रक्तपर्यंतम पुंडरीक दलोपमम सोत्सेधम च सदाहम च पुंडरीकम तदुच्यते। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही, यानी कि श्वेत और रक्तपर्यंतम यानी बीच में श्वेत, रक्तपर्यंत यानी कि जो उसके मार्जिन्स है वो आरक्त वर्ण के हैं। पुंडरीक दलोपमम, पुंडरीक का या कमल का जो दल है उसके स्वरूप की तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उच्छेद है थोड़ा सा और दाह है, इसे पुंडरीकम तदुच्यते। कफ और पित्त का प्रकोप यहाँ पर दिखाई देता है और इनके कॉम्बिनेशन के लक्षण यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो नीचे इसके नाम भी लिखे हैं, एक्जिमा, क्रोएकेली और डिस्कॉइड ल्यूपस एरिथेमाटोसिस। इस तरीके से ये साधर्म्य होने वाले कुछ व्याधियों के नाम नीचे लिखे हैं सर ने। तो क्लियर कट ये पिक्चर है कि पुंडरीक दल यानी कि पत्र भी पत्र के समान भी दिखाई दे रहा है और उसकी जो पंखुड़ियाँ है उसके समान भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो श्लेष्म पित्त ऐसे कॉम्बिनेशन से होने वाला ये महाकुष्ठ है, पुंडरीक कुष्ठ। इसके बाद का जो है, जो कि वात कफज स्वरूप में या वात कफज प्रकोप की वजह से होने वाला है, जिसका नाम है सिद्ध्म। तो श्वेतम ताम्रम तनुचयत रजोघृष्टम विमुंचति अलाबु पुष्पवर्णम तत् सिद्ध्मं प्रायेण चोरसी। तो यह अलाबु पुष्प यहाँ पर दिखाई दे रहा है और उसकी तरह से अपीयरेंस रहने वाला, लेकिन जिसमें श्वेत, ताम्र और बहुत ही तनु स्वरूप में रज घृष्टम विमुंचति यानी घृष्ट किया तो उसके बाद इस रंग का रज वो नीचे गिरता है। और अलाबु पुष्प वर्णम तत्, उसका जो अपीयरेंस है कुष्ठ का, यह अलाबु पुष्प की तरह होता है और उसे सिद्ध्म कहा जाता है। प्रायः उर प्रदेश में ये दिखाई देता है। तो सोरियासिस के साथ यहाँ पर कुछ साधर्म्य के लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन बहुत बार किटिभ या एककुष्ठ को भी बहुत सारे लोग एककुष्ठ सोरियासिस के साथ कंपेयर करते हैं। लेकिन यहाँ पर सोरियासिस और अलाबु ये बाकी का जो वर्णन है वो एकदम यानी कि बहुत सारे लक्षण ऐसे हैं जो यहाँ पर सिद्ध्म के साथ एक समान हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये श्वेत, ताम्र, तनु, रज ये जो है घृष्टम विमुंचति, तो ये तो टिपिकल लक्षण हमें सोरियासिस में दिखाई देता है। लेकिन सिद्ध्मम प्रायेण चोरसी, तो नॉट नेसेसरी कि हमेशा सोरियासिस हमें सिर्फ उर प्रदेश में दिखाई देता हो, लेकिन प्रायेण कहा है, इसका मतलब सर्वांग भी हो सकता है। लेकिन ये बाकी का वर्णन सोरियासिस के साथ बहुत सारा मिलता जुलता है, इसीलिए यहाँ पर सोरियासिस के साथ इसका कंपैरिजन किया हुआ है। नेक्स्ट, अभी ये त्रिदोषज कुष्ठ है जो है काकणक या काकण, यत काकणंतिका वर्णम अपाकम तीव्रवेदनम त्रिदोषलिंगम तत्कुष्ठम काकणम नैव सिद्ध्यति। तो यहाँ पर नैव सिद्ध्यति त्रिदोषज है, इसीलिए नैव सिद्ध्यति। और काकणंतिका इसका मतलब कि गुंजाफल, तो गुंजाफल के समान जिसका वर्ण है, जिसमें बहुत ही तीव्र वेदना है, और त्रिदोष लिंग जिसमें त्रिदोषों के विकृति के लक्षण जिसमें दिखाई देते हैं, यानी कि दाह भी होगा, राग भी होगा, तोद भी होगा, पाक भी होगा। तो इस तरीके से तीनों दोषों के लक्षण यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और वो न एव सिद्ध्यति, ये असाध्य रहने वाला ऐसा एक कुष्ठ का प्रकार है जिसका नाम है काकणम। ये गुंजा फल के सदृश है, इसीलिए इसे काकण या काकणंतिका ऐसे कहा गया है। तो टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस,
या क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशन ऑफ प्राइमरी सेप्टिसेमिया, इस तरीके से इसका कंपैरिजन किया हुआ है। तो यहाँ पर बहुत ही, यानी कि सर ने ये जो फोटोग्राफ दिया है बहुत ही साधर्म्य इसमें हमें दिखाई देता है। तो इसीलिए ये फ़ोटोग्राफ्स मैंने यहाँ पर रखे थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अच्छे फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पर दिखाई देते हैं और हमें व्याधि भी सामने दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि सबने सारे अवस्थाएं नहीं देखी हो, तो इसलिए ये बुक आप ज़रूर रेफ़र करिए। बहुत ही अच्छे फ़ोटोग्राफ्स और अच्छा वर्णन उसमें आया हुआ है। तो ये है त्रिदोषज कुष्ठ काकणंतिका या काकणम। इसके बाद जो है, तो यहाँ पर हमारा ये श्लोक नंबर 20 समाप्त हुआ है, इति सप्त महाकुष्ठानी। तो यहाँ पर हमने ये 7 महाकुष्ठ देखे, जिसके लक्षण देखे, जिसमें कौन कौन से दोषों का बाहुल्य है ये देखा। कापाल में जैसे वात का बाहुल्य है, औदुंबर में पित्त का है, मंडल में कफ का है, ऋष्यजीव में वात पित्त का है, पुंडरीक में श्लेष्म पित्त का है, और उसके बाद सिद्धम हमने देखा जिसमें वात श्लेष्म का आधिक्य था, और काकणंतिका वर्ण के स्वरूप में रहने वाला काकण कुष्ठ जो है ये लास्ट वाला, तो ये असाध्य है क्योंकि ये त्रिदोषज है। इसके बाद अभी हम क्षुद्र कुष्ठ के बारे में देखने वाले हैं। तो श्लोक नंबर 21, अस्वेदनम महावास्तु यन्मत्स्य शकलोपमम तद एक कुष्ठम, एक मिनट, तो ये एक कुष्ठ अस्वेदनम महावास्तु यन मत्स्य शकलोपमम, तो मत्स्य के शकल के स्वरूप में जो हमें दिखाई देता है, और महावास्तु यानी जिसकी व्याप्ति शरीर में बहुत सारे प्रदेश में ये जिसका प्रसर हो चुका है, या जिसके लीजन्स हमें सारे शरीर पर या बहुत सारे शरीर पर दिखाई देता है, इसे हम कहते हैं एक कुष्ठ। तो इसीलिए बहुत बार ये जो अपीयरेंस हमें दिखाई दे रहा है, तो बहुत बार ये एक कुष्ठ जो है ये सोरियासिस के साथ कंपेयर किया हुआ हमें मिलता है। तो रिसर्च पेपर में भी बहुत बार एक कुष्ठ ये सोरियासिस के साथ ही कंपैरिजन जिसका है, ऐसे ही रिसर्च पेपर हमें बहुत सारे देखने के लिए मिलते हैं। तो लाइकन प्लानस या इस तरीके से कुछ कंडीशंस यहाँ पर लिखे हुए हैं, और इस तरीके का अपीयरेंस यहाँ पर हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट जो है चर्माख्यम, तो वो बहलम और हस्ती चर्मवत ऐसे कहा है। तो चर्मकुष्ठ या चर्माख्य ऐसे हम कह सकते हैं, जहाँ पर हस्ती के चर्म जो है उस तरीके से कुछ न कुछ अपीयरेंस हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो बहल यानी ये भी ऐसे बहुत सारे बड़े प्रदेश में फैला हुआ, इस तरीके से ये भी कुष्ठ है, लेकिन इसका नामकरण नहीं है पुस्तक में, लेकिन इस तरीके का कुछ अपीयरेंस हमें दिखाई देता है। फिर तीसरा कुष्ठ जो है किटिभ, तो या किटिम भी कहते हैं। तो शाव कीर्ण खरस्पर्शम परुषम किटिमम स्मृतम, तो शाव वर्ण का होता है, खरस्पर्श है, और कीर्ण खरस्पर्श यानी कि बहुत बार ऐसे होता है कि ऑब्जेक्टिविटी जो हम लाते हैं, तो खरस्पर्श किस तरीके से हो सकता है या कठिन स्पर्श कौन कौन सा हो सकता है। तो जैसे हमें पता है कि खरस्पर्श जो है, तो प्राजक्त या पारिजातक का जो पत्ता है तो उसका खरस्पर्श, और अगर हम जैसे लकड़ी घिसने के लिए जो पेपर यूज़ करते हैं उसका खरस्पर्श, इसमें बहुत सारा अंतर होता है। तो इस तरीके से ये किणस्पर्श जो है, तो किणस्पर्श किणवत खरहा स्पर्शो यत् तत् किण खरस्पर्शम, और किणहा व्रणस्थानम ऐसे कहा है यहाँ पर। तो व्रणस्थान जैसे एक खरखरीद जिसे हम कहते हैं मराठी में, तो खपली मराठी में ही कहते हैं कि खपली जब हो जाती है व्रण के ऊपर, तो उसका एक स्पर्श हमें कैसे लगता है, तो वो खर स्पर्श है। इस तरीके से यहाँ हमें वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि खर स्पर्श किस तरीके से हो सकता है। तो ये जो कंपैरिजन है ये हम बहुत बार कर सकते हैं कि कौन से प्रकार का ये खर स्पर्श है। तो यहाँ पर जो खर स्पर्श है वो किण खर स्पर्श है, यानी कि व्रण स्थान के ऊपर जब व्रणरोपण हो जाता है तो उसके ऊपर जो एक लेयर आता है उसका जो स्पर्श है उसे किण कहा गया है। तो यहाँ पर इस तरीके का स्पर्श है, परुषता है बहुत, और किटिमम स्मृतम।
तो उसे कीटीमा कुष्ठ कहा है। तो कुछ रिसर्च पेपर ये कीटीमा कुष्ठ और सोरियासिस इसके साथ भी कंपेयर किए हुए हमें मिलते हैं। लेकिन सिद्ध कुष्ठ जो हमने देखा और उसमें जो रजोभृष्टम विमुंचति ये जो शब्द है ये बहुत ही पैरेलल हमारा सोरियासिस के साथ जाता हुआ शब्द है। फिर इसे कंपेयर किया हुआ है एटोपिक डर्मेटाइटिस विथ केरेटिनाइजेशन। तो यहाँ पर ये इस तरीके से कंपेयर किया हुआ है और हमें यहाँ पर उसका पिक्चर भी बहुत क्लियर है कि जिसे कीटीमा हम कह सकते हैं। फिर इसके बाद है वैपादिक पाणिपादस्फुटनम तीव्र वेदनम। तो ऐसे पेशेंट्स हम बहुत बार क्लिनिक्स में देखते हैं कि पाणिपादस्फुटन है और वहाँ पर तीव्र वेदना भी है, कभी कभी रक्तस्राव भी इसमें से हो जाता है स्फुटन की वजह से। तो इस तरीके से अपीयरेंस हमें बहुत बार दिखाई देता है, क्लिनिकल अपीयरेंस हमने ये देखा हुआ है जिसका नाम है वैपादिक। तो पाल्मोप्लांटर सोरियासिस या ट्रोमेटिक डर्मेटाइटिस इसके साथ इसका कंपैरिजन किया हुआ है। तो ये है वैपादिक और पाणिपाद स्फुटन और तीव्र वेदना के साथ क्वचित व्रणोत्पत्ति और रक्त प्रवर्तन उसमें से ऐसे हम देख सकते हैं। उसके बाद है अलसक कंडुमद्भिः स रागैश्च गंडैः अलसकम चितम। तो एलर्जिक डर्मेटाइटिस है, सराग है, कंडू है जिसमें बहुत सारे और कंडू के साथ आरक्त वर्ण। ऐसे यहाँ पर ये पिक्चर भी बहुत क्लियर है कि जिसमें हमें कंडू तो नहीं लेकिन राग तो यहाँ पर बहुत क्लियर कट दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से अगर अपीयरेंस है तो जिसे हम अलसक कह सकते हैं, एलर्जिक डर्मेटाइटिस के साथ इसका कंपैरिजन किया हुआ है। फिर है दद्रु सकंडू राग पीड़कम दद्रु मंडलम उद्गतम। तो कंडू है, आरक्त वर्ण है, यहाँ पर छोटी छोटी पीड़काएँ हैं और मंडल की स्वरूप में वो थोड़ा सा उन्नत हो चुका है। तो इसे हम कहते हैं दद्रु। सकंडू राग पीड़का और मंडल के स्वरूप में थोड़ा सा उभरा हुआ, ऐसे इसे कहते हैं दद्रु। टीनिया स्किन लीजन के साथ इसका कंपैरिजन किया हुआ है। फिर है यहाँ पर रक्तम सकंडु सस्फोटम सरुग दलति चापियत तच्चर्मदलम आख्यातम संस्पर्शा सहमुच्यते। यानी संस्पर्श असहत्व इसमें बहुत है रहेगा इसमें, और रक्त आरक्त वर्णी है, कंडू भी है और स्फोट भी वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो स्फोट का मतलब यहाँ पर कुछ इरप्शन की तरफ भी हम कह सकते हैं, पीड़का भी हम कह सकते हैं यहाँ पर, लेकिन या पस्टुल्स भी कह सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से अपीयरेंस जो है वो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है और रुझा बहुत है उसमें। चर्मदलम आख्यातम, इसे चर्मदल कहा जा सकता है और वो संस्पर्शा सह यानी कि बहुत ही टेंडरनेस वहाँ पर हो सकता है, हम स्पर्श नहीं कर सकते। संस्पर्श असहम उच्चते, तो क्रॉनिक लाइकेन सिम्प्लेक्स इसके साथ इसका कंपैरिजन यहाँ पर किया हुआ है। फिर है पामा श्वेतारुणश्यावः कंडुलः पीड़का भृशम। तो कंडू प्रधान है, शाव वर्ण के है, अरुण शाव वर्ण ऐसे कॉम्बिनेशन में है और बहुत सारी पीड़काएँ वहाँ पर दिखाई दे रही है। और भृशम इसका मतलब इसका अपीयरेंस ही पीड़का के साथ होगा, बहुत सारी कंडू होगी और श्वेत अरुण और शाव इस वर्ण के साथ इसका अपीयरेंस रहेगा, जिसे हम स्केबीज के साथ कंपेयर करते हैं और बहुत बार हम व्यवहार में भी पामा स्केबीज के साथ ही कंपेरिजन जिसका हम करते हैं, तो इसे हम कहते हैं पामा और इस तरीके का अपीयरेंस उसमें हो सकता है। और पीड़का भृशम, तो बहुत पीड़काएँ उसमें होती है छोटी छोटी, और सबको ये पता है, पामा का स्वरूप सबने देखा भी है। फिर है विस्फोट, स्फोटः श्वेतारुणाभासो विस्फोटः स्युस्तनुत्वचः। तो विस्फोट है और श्वेत अरुण, इस तरीके से ये छोटे छोटे पस्टुल्स है अगर आप देख सकते हो तो, और फॉलिक्यूलाइटिस के साथ इसका कंपैरिजन किया हुआ है और उसी के लक्षण इसमें भी हमें दिखाई देते हैं। तो ये स्फोट जो है तो पस्टुल्स के स्वरूप में
छोटे छोटे ऐसे यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो श्वेत अरुण इस तरीके के विस्फोट, और त्वचा भी कैसे हो चुकी है वहाँ की, तो तनु है, बहुत ही पतली त्वचा हो चुकी है। फॉलिकुलाइटिस के साथ इसका हम कंपैरिजन कर सकते हैं। फिर है शतारु स्यात् बहुव्रणम शतारु कुष्ठ रक्तम शावम सदाहरति शतारु स्यात् बहुव्रणम। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत सारे व्रण यहाँ पर है। पायोडर्मा गैंग्रीनोजम इसके साथ कंपैरिजन हो चुका है यहाँ पर, और सच में यहाँ पर बहुत सारे यानी कि रक्त शाव वर्ण ये भी दिखाई दे रहा है, बहुत सारे व्रण भी दिखाई दे रहे हैं, और दाह और शूल उसमें होगा ही, ऐसा ही उसका एक अपीयरेंस है। तो इसीलिए इसे इतना गंभीर स्वरूप इसका माना गया है। और ये बहुव्रण के साथ हुआ ऐसे रक्त और शाव वर्ण का, बहुत ही जिसमें शूल भी है और दाह भी है, इस तरीके का वर्णन यहाँ पर हम शतारु के लिए कर सकते हैं। फिर ये है विचर्चिका जो स्पेशली कफ प्रधान है। सकंडु पीड़काशावा बहुस्रावा विचर्चिका, इसका ये अपीयरेंस भी या ये कुष्ठ भी हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमारे बहुत बार देखते हैं, जिसे वीपिंग एक्जिमा यहाँ पर कहा है। और ये पिक्चर हम बहुत बार देखते हैं जिसमें हम रक्तमोक्षण भी करते हैं या लेप भी लगाते हैं। अगर ये अभी यहाँ पर तो ये पैर के ऊपर दिखाई दे रहा है, लेकिन उरस्थान या यहाँ पर कहीं अगर दिखाई देता है तो वमन से भी बहुत अच्छा रिजल्ट इसमें हमें मिलता है। ये जो एक क्लेद प्रधान या ऐसी जो यहाँ पर एक पिक्चर हमें दिखाई दे रही है जहाँ पर स्त्राव भी है, तो बहुस्त्रावा यहाँ पर जो है, तो ये स्त्राव जो है वमन के बाद रक्तमोक्षण के बाद तुरंत कम होते हैं, ऐसे हमें दिखाई देता है। तो ये भी एक व्याधि जो है विचर्चिका, ये हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम बहुत सारे इसके पेशेंट्स देखते हैं। तो सकंडू है, कंडू बहुत होती है, उसमें छोटी छोटी पीड़काएँ भी होती है, शाव वर्ण के आरक्त वर्ण के ऐसे कॉम्बिनेशन में मिलते हैं, और स्त्राव बहुत होता है। इस तरीके की विचर्चिका हमें हमेशा क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमें दिखाई देती है। तो इस तरीके से इति एकादश क्षुद्र कुष्ठानी, तो इस तरीके से ये जो टोटल 18 कुष्ठ थे जिसके फोटोग्राफ्स और कुछ कंपैरिजन जहाँ पर हो सकती थी वो दिखाने की मैंने कोशिश की थी। पूरे 18 कुष्ठ का वर्णन जो था जिसका यहाँ पर समाप्त हो चुका है। तो इसके बाद का जो श्लोक है, श्लोक नंबर 27 से लेकर 30 तक, इसका पहले हम वाचन करते हैं। वातेधिकतरे कुष्ठं कापालं मण्डलं कफे पित्ते तौदुम्बरं विद्यात् काकणं तु त्रिदोषजं वातपित्ते श्लेष्मपित्ते वातश्लेष्मणि ऋष्यजिह्वं पुण्डरीकं सिद्मकुष्ठं च जायते चर्माख्यमेककुष्ठं च किटिमं सविपादिकं कुष्ठं चालसकं ज्ञेयं प्रायो वातकफादिकं पामाशतारुर्विस्फोटं ददृश्चर्मदलं तथा पित्तश्लेष्माधिकं प्रायः कफप्राया विचर्चिका। तो यहाँ पर कौन कौन से कुष्ठ में कौन कौन से दोष का आधिक्य है जो हमने ऑलरेडी देखा है, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ पर लिखा है तो एक बार देखते हैं। वात अधिकतरे, तो अधिकतरे इसका मतलब बाकी के दो दोष भी, उनकी भी उपस्थिति वहाँ पर है, लेकिन वात का प्राधान्य है जिसका नाम है कापाल। मंडलम कफे, मंडल कुष्ठ जो है कफ प्राधान है। पित्ते औदुम्बर, औदुम्बर कुष्ठ पित्त प्राधान्य से है। और काकणम त्रिदोषजम, काकण त्रिदोषज है। फिर वातपित्ते श्लेष्म पित्ते और वातश्लेष्म, तो वातपित्त कौन है? ऋष्यजिह्व, श्लेष्म पित्त पुंडरीक और वातश्लेष्म सिद्म कुष्ठम च जायते। फिर चर्माख्यम एक कुष्ठम च किटिमं सविपादिकम कुष्ठम च अलसकम ज्ञेयम प्रायो वात कफाधिकम। तो इतने सारे ये जो क्षुद्र कुष्ठ है ये प्रायः वात कफ के आधिक्य से होने वाले हैं। चर्माख्य, एक कुष्ठ, किटिम, विपादिका, अलसक, तो ये 5 जो है ये वात कफ के आधिक्य से होने वाले हैं। पामा, शतारु, विस्फोट, दद्रु, चर्मदलम तथा पित्त श्लेष्माधिकम प्रायः। तो पित्त और श्लेष्म के आधिक्य की वजह से होने वाले कौन कौन से हैं? पामा, शतारु, विस्फोट, दद्रु और चर्मदल। तो ये 5 जो है ये श्लेष्म पित्ताधिक प्रायः है।
पहले 5 जो थे ये वात कफाधिक्य होने की वजह से होने वाले कुष्ठ थे, और कफ प्रायः विचर्चिका, और प्रायः कफ की वजह से होने वाली विचर्चिका है, क्योंकि हम कभी कभी देखते हैं कि रुक्ष प्रधान ऐसे भी विचर्चिका हमें रुक्ष प्रधान दिखाई देती है, तो इसीलिए यहाँ पर प्रायः कहा हुआ है। तो कफ प्रायः विचर्चिका, विचर्चिका जो है ये बहुत बार या प्रायः कफ दोष की दृष्टि की वजह से, विकृति की वजह से यहाँ पर हमें दिखाई देती है। तो इस तरीके से ये पूरे 18 कुष्ठ का वर्णन यहाँ पर किया हुआ है। श्लोक नंबर 31। सर्वं त्रिदोषजं कुष्ठं दोषाणां तु बलाबलं यथा स्वैर्लक्षणैर्बुद्ध्वा कुष्ठानां क्रियते क्रिया दोषस्य यस्य पश्येत कुष्ठेषु विशेषलिङ्गमुद्रिक्तं तस्यैव शमं कुर्यात् ततः परं चानुबन्धस्य। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सर्व त्रिदोषज कुष्ठ है, और दोष के बलाबल के स्वरूप में उसके स्वलक्षण यानी जिस दोष का बलाधिक्य है, व्यपदेश है, उस दोष के अनुसार हमें वहाँ पर लक्षण दिखाई देते हैं, और जो लक्षण हमें दिखाई देते हैं अकॉर्डिंगली कुष्ठानाम क्रियते क्रिया। तो इसका मतलब है कि हमें हेतु भी देखना ज़रूरी है, हेतुओं के साथ साथ कौन से दोष की दृष्टि है ये हमें देखना चाहिए हेतुओं के अकॉर्डिंगली, और दूसरी तरफ से हमें ये भी देखना चाहिए कि लक्षण के अकॉर्डिंगली कौन से दोष का व्यपदेश हमें वहाँ पर दिखाई देता है। तो जब हम चिकित्सा करते हैं तो निदान वर्जन ये तो प्रायः प्रथम चिकित्सा होती ही है, लेकिन उसके साथ साथ कौन से दोष की विकृति है ये देखने के बाद ही हमें डिसाइड करना होता है कि कौन सी चिकित्सा हमें देनी है। और तीसरा, जैसे मैंने लास्ट टाइम उल्लेख किया था कि स्थान देखकर, स्थान विभाग देखकर भी हमें चिकित्सा डिसाइड करनी होती है कि इसमें वमन पहले देना है कि विरेचन से शुरुआत करनी है। तो इस तरीके से हमें ये डिसाइड करना होता है। विशेष लिंग जो है, जो हमें कुष्ठ में दिखाई दे रहे हैं, अकॉर्डिंगली हमें हेतुओं का भी विचार करना होता है, और अकॉर्डिंगली हमें दोषों का भी विचार करना होता है। और जिस दोष का विशेष स्वरूप में हमें लक्षण दिखाई देता है उसका शमन हमें पहले करना है, और फिर जो अनुबंध है उसका शमन हमें उसके साथ साथ करना है। या हमें ये डिसाइड करना होता है कि जो भी द्रव्य जिसका प्रयोग हम करने वाले हैं तो उसकी वजह से दूसरा जो दोष है, अनुबंध दोष जो है, तो उसका भी प्रकोप नहीं होना चाहिए। नहीं तो एक दोष कम करते करते दूसरा दोष अगर बढ़ सकता है तो ये चिकित्सा हमारी योग्य चिकित्सा नहीं होती, ये अयोग्य चिकित्सा हो सकती है। श्लोक नंबर 33। कुष्ठविशेषैर्दोषा दोषविशेषैः पुनश्च कुष्ठानि ज्ञायन्ते तैः हेतुः तांश्च प्रकाशयति। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा अभी कि कुष्ठ विशेष दोष कौन से है, इसका मतलब हमने कुछ व्याधि हेतु भी देखे हैं। जो व्याधि हेतु, इसका मतलब है कि डायरेक्टली जिसकी वजह से हमें वहाँ पर दोष प्रकोप दिखाई दे रहा है, या कुछ हेतु ऐसे भी हो जाते हैं जो स्पेसिफिक उस दोष को प्रकोपित करने वाले होते हैं। तो इस तरीके से कुष्ठ विशेष दोषा, दोष उस कुष्ठ में कौन सा विशेष दोष है, और दोष विशेष ही पुनश्च कुष्ठानी, और कौन से दोष विशेष की वजह से उत्पन्न हुआ ये कुष्ठ है, ऐसा हमें डिसाइड करना होता है। और ये हम कैसे समझ में लेते हैं, तो तैहि हेतुः तांश्च प्रकाशयति। तो जो हेतु है, ये हेतु के समझ जाने के बाद हमें यह और समझ में आता है कि कौन से दोष का वहाँ पर प्रकोप है। अर्थात विशेष लिंग से भी हम ये जान सकते हैं कि कौन से दोष का प्रकोप है, और हेतुओं के तरफ से भी हम ये जान सकते हैं कि कौन से दोष का वहाँ पर हमें प्रकोप दिखाई देता है। तो इस तरीके से हेतुओं से और लक्षणों से हमें दोष का व्यपदेश वहाँ पर देखना है, और फिर उसकी चिकित्सा हमें करनी है। यही ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। फिर यहाँ पर श्लोक नंबर 34, 35 और 36 ऑलरेडी ये श्लोक हमने देखे हैं अभी जिस जिस दोष का प्राधान्य है उसमें, लेकिन यहाँ पर ये श्लोकों का पठन हम करते हैं और फिर आज के लिए हम रुक रहे हैं। तो रौक्षम शोष स्तोदः शूलम संकोचनम तथा आयामः पारुष्यम खरभावो हर्षः शावारुणत्वं च
तो ये हमने अभी देखा कुष्ठेषु वातलिंगम। तो वात के लिंग रौक्ष, शोष, तोद, शूल, संकोचन, तो जितने सारे वात प्राधान्य से या वात पित्त, वात कफ, ऐसे जहाँ पर वात का प्राधान्य है वहाँ पर कहीं ना कहीं ये लक्षणों का स्वरूप हमें दिखाई देता है। दाह, राग, परिस्रवः, पाकः, विस्रोगन्धः, क्लेदः तथा अंगपतनम च पित्तकृतम। तो पित्तकृत जो कुष्ठ है उसमें हमें दाह, राग, परिस्राव, पाक या विस्रगंध, ये विस्रगंध ये तो हमेशा हमें पित्त प्राधान्य जहाँ पर है वहाँ पर हमेशा मिलता है। क्लेद, अंगपतन, ऐसे पित्त प्राधान्य अगर अवस्था है तो ऐसे लक्षण हमें दिखाई देते हैं। श्वैत्यम, शैत्यम, कंडुः, स्थैर्यम, सउत्सेध, गौरवस्नेहः, कुष्ठेषु तु कफलिंगम, जंतुभिः अभिभक्षणम क्लेदः। तो जंतु से अभिभक्षण किया हुआ अवयव हमें मिलता है जो कि कफलिंग है और क्लेद प्रधान है वहाँ पर, इसीलिए वहाँ पर हमें जंतु दिखाई देते हैं। श्वेत, शैत्य, कंडु और स्थिर, जैसे मैंने कहा कि स्थिर का मतलब है जिसका प्रसर बहुत ही स्लो होता है इस तरीके से, और उत्सेध जिसमें प्राधान्य से हमें दिखाई देता है। इस तरीके का अगर कुष्ठ में हमें कुछ अवस्थाएं मिलती है या लक्षण मिलते हैं तो वहाँ पर ये कफलिंग है, ऐसे हमें जान लेना बहुत आवश्यक है। और सर्वैः लिंगैः युक्तम मतिमान विवर्जयेत अबलम, तो यहाँ पर बाद में ये साध्यासाध्य बता रहे हैं। तो ये हम इसके बाद का जो श्लोक है, श्लोक सिर्फ पढ़ लेते हैं और बाद में इसका वर्णन हम करेंगे कल के लेक्चर में। तो सर्वैः लिंगैः युक्तम मतिमान विवर्जयेत अबलम, तृष्णादाह परितम, शांताग्निम जंतुभिर्जग्धम, वातकफ प्रबलम, यद एकदोषोल्बणम न तत्कृच्छ्रम, कफपित्त वातपित्त प्रबलानी तो कृच्छ्र साध्यानी। तो बहुत ही क्लियर अर्थ है इसका, कौन कौन से लक्षण अगर है तो सर्वलिंग युक्त अगर है तो अर्थात ये विवर्जयत, ये त्रिदोषज अगर दिखाई दे रहे हैं सारे लक्षण, तो इसका हमें विवर्जयत विवर्जन करना चाहिए, ये नहीं पेशेंट लेना चाहिए। और अबल, तो अबल का मतलब बहुत बार हमने इंद्रिय स्थान में देखा है, बल इसका जो मापन है ये स्पेशली हम मांस के साथ इसका जोड़ लेते हैं। तो मांस और रक्तक्षय ऐसी अवस्था अगर है तो हम अबल उसमें कहते हैं, इंद्रिय स्थान में ये हमने बहुत बार देखा है। तो इस तरीके से ये अबलता अगर है तो ये पेशेंट जो है हमें विवर्जय लेना नहीं चाहिए, ये असाध्य ही है। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ एक प्रश्न आया है शायद, आयाम, आयाम का मतलब है विस्तार हम कह सकते हैं। आयाम का मतलब या यानी कि कैसे इसका आयाम हो जाता है या कहाँ पर इसका प्रसर हो जाता है, विस्तार कैसे हो जाता है, या विस्तार जो है उसका स्वरूप कैसे होता है, परुषता उसमें है या खर भाव है, इस तरीके से हम ये आयाम का कह सकते हैं। लेकिन फिर भी और इसका अगर कुछ मुझे मीनिंग मिलता है तो मैं कल के लेक्चर में ज़रूर बताऊंगी। आप में से भी अगर किसी को और इसका कुछ मतलब मिलता है तो आप मुझे ज़रूर बताइए। तो इस तरीके से आज यहाँ पर ही हम रुक रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर से मिलेंगे श्लोक ये साध्यता के आगे और चिकित्सा यहाँ से शुरू कर लेंगे। तो आज के लिए यहीं रुक रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।